नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। गोरखपुर से आज महिलाओं और बेटियों के लिए बड़ी राहत और सम्मान की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार का 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और परिवारों को सालाना पेंशन सुविधा दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, आज के दिन 1 करोड़ ऐसे परिवार या महिलाएं हैं जिन्हें हम 12,000 रुपये वार्षिक पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत बेटियों को भी बड़ा सहयोग दे रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, 26 लाख से अधिक बेटियों इस योजना से लाभान्वित हो रही है, जिसमें जन्म से लेकर स्नातक तक 25,000 का पैकेज दिया जा रहा है। उन्होंने इस सरकार और समाज की सजा जिम्मेदारी बताते हुए महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम करार दिया है। प्रदेश के अंदर 22 सितंबर से ही हम लोगों का ये कार्यक्रम सफलता की एक नई ऊंचाइयों की ओर पहुंच रहा है। जहां एक और जन जागरण के व्यापक कार्यक्रम चले हैं, वहीं पर उन उच्छृंखल तत्वों से निपटने के लिए भी एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ साथ हम लोगों ने अलग अलग स्तर पर इन कार्यक्रमों के प्रति न केवल आम नागरिकों को बल्कि बेटियों को भी सुरक्षित और जागरूक रखने के लिए अनेक कार्यक्रम कराए हैं। इसमें फुट पेट्रोलिंग पुलिस कार्मिकों के द्वारा, महिला बीट पुलिस अधिकारियों के माध्यम से 44,000 महिला पुलिस कार्मिक पंचायत स्तर पर जाकर के जन जागरण के इस विशेष कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो साथ ही साथ उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की वे अभियान जो नारी शक्ति के स्वावलंबन से जुड़े हुए हैं, केंद्र और राज्य सरकार के उन सभी कार्यक्रमों को उन्होंने व्यापक पैमाने पे प्रत्येक महिला के सामने, बालिका के सामने उन कार्यक्रमों को भी उल्लेख करने का एक अभिनव कार्यक्रम चलाया है। महिला संबंधी अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई हो सके, इसके लिए भी प्रदेश भर में अनेक अभियान चल रहे हैं और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि महिला संबंधी अपराध देश की सबसे बड़ी आबादी में न्यूनतम है, लेकिन उसमें भी जो अपराध हैं, अपराधियों को सर्वाधिक सजा कराने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। महिला शक्ति के सम्मान और उनके स्वावलंबन के साथ साथ जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आज के दिन पर 1 करोड़ ऐसे परिवार या महिलाएं हैं जिनको हम 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। 26 लाख से अधिक ऐसी बेटियां हैं जिन्हें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से जन्म से लेकर के स्नातक तक 25,000 रुपये के पैकेज के साथ सरकार ने उनके प्रति सरकार और समाज की जिम्मेदारी को समझते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। लखनऊ से बड़ी खबर। प्रदेश में रबी फसलों को लेकर राज्य स्तरीय उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया। गोष्ठी में प्रदेश भर से सैकड़ों किसानों और कृषि विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री बलदेव सिंह आलोक ने दीप प्रज्वलन कर की। इस अवसर पर एक प्रियदर्शनी कृषि प्रदर्शनी भी लगाई गई, जहां किसानों को आधुनिक तकनीकों और फसलों से जुड़ी जानकारी दी गई। राज्य मंत्री ने बताया कि किसानों को वैज्ञानिक जानकारी, सलाह और समस्याओं के समाधान के लिए यह एक चरणबद्ध पहल है।
राज्य स्तर के बाद मंडल, जिला और ब्लॉक स्तर तक ऐसी गोष्ठियां आयोजित की जाएगी। रबी की तैयारियों में जुटे किसानों के लिए यह गोष्ठी मौसम, खाद, बीज और तकनीकी सहायता को लेकर सरकार और किसानों के बीच संवाद का मजबूत माध्यम बनकर उभरेगी। एरिया है जिसमें हमको उत्पादन में वृद्धि करनी होगी। उसके अतिरिक्त दूसरा इशू जो आता है वो ये आता है कि हमको जो उनकी मार्केटिंग है, उसका जो प्राइस मिल रहा है उसमें वृद्धि करनी होगी। तो उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो चीज़ें हैं उसको हम लोग लेके आते हैं। दूसरा, किसानों को जो समस्याएं आ रही हैं उनके सुझाव भी हो सकते हैं, क्योंकि खेती वो कर रहे हैं तो वो एक तरह से ये भी बता पाने की स्थिति में कि क्या करने से क्या बेहतर हो सकता है, उनके सुझावों को रिसीव करने का काम करते हैं। तो जितने भी मंडल थे उसमें से एक एक किसान को एक अवसर दिया गया। लखनऊ मंडल की कोई गोष्ठी थी तो उसमें ज़्यादा लोगों को अवसर दिया गया, तो उनकी बातें सुनी गई। उन्होंने जो विषय वस्तु हमारे सामने रखे वो हम लोग के सामने है। तीसरी चीज़ जो हम करते हैं, विभागों का जो व्यू है और विशेषकर से जो किसानों ने इशू रेज किए हैं उनमें जो विभागों का विषय है उसको हम लोग अधिकारियों के माध्यम से उनके सामने रखते हैं। जो उनके सुझाव आए हैं जिनमें अभी योजनाएं नहीं हैं या जो अभी नीतिगत इशू हैं, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से उनके सुझावों के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। थैंक यू। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर पुलिस विभाग ने मिशन शक्ति के तहत एक बड़ा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला यात्रियों को उनकी सुरक्षा को से संबंधित जागरूक करना और साइबर अपराधों के प्रति सचेत करना था। कार्यक्रम में डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी और समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। महिला यात्रियों को हेल्पलाइन नंबर और सुरक्षा से जुड़े उपायों की जानकारी दी गई। पुलिस ने साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को लेकर भी सतर्क रहने की सलाह दी और ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग के लिए हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए गए। सुनिए। मिशन शक्ति को लेकर आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कुछ किस तरीके से शायद ये जानकारी है? हाँ, आज थाना नाका और जीआरपी चारबाग के सहयोग से आज मिशन शक्ति 5.0 का आयोजन चारबाग रेलवे स्टेशन पर किया गया है। और इसका मूलतः ये उद्देश्य था कि चारबाग स्टेशन एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत से यात्री, जिसमें महिला यात्री भी हैं, पुरुष यात्री हैं, आते जाते रहते हैं, तो वो इस प्रोग्राम को देखेंगे और समझेंगे। और इस कार्यक्रम के लिए जैसा कि आपको जानकारी है, जो सरकार की नीतियां हैं खासतौर से महिला उत्थान के लिए, महिला स्वावलंबन, उनकी रक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए, उन सारी स्कीम्स के बारे में हम लोगों ने बताया। और जो पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा के लिए तमाम सारे उपाय किए जाते हैं और कई सारे हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाते हैं, उन सब के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही जो कानूनी जानकारियां होती हैं कि अगर उनके साथ कोई बात होती है या कोई अन्याय होता है, शोषण होता है, तो उसका मुकाबला वो किस तरीके से करें, इस पर भी प्रकाश डाला। और ये जानकर देख के बड़ा अच्छा लगा कि बहुत सी महिलाएं जो यात्री थी वो खड़ी होकर ये बातें सुन रही थी और उन्होंने कई सारे सवाल भी पूछे। और इसके साथ साथ और भी योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं शिक्षा के स्तर पर, और उसमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, जो भी महिलाओं से संबंधित हैं, सबके बारे में एक ब्रीफ जानकारी दी गई। और वहाँ पर एडीसीपी पश्चिम, इंस्पेक्टर नाका और जीआरपी के अधिकारी। चारबाग और बस स्टेशन पे चलाया जा रहा है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में और देश भर की महिलाएं आती हैं और पर्यटन के लिहाज से भी तमाम महिलाएं आती हैं, तो कितना फ़ायदा मिलेगा इस जागरूकता कार्यक्रम में? हाँ, ये बेसिकली इस प्रोग्राम को करने का उद्देश्य यही था। कहीं भी किसी भी ज़िले का जो रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन होता है, वहाँ पर लोग बाहर से आते हैं और बाहर जाते हैं, जिससे एक ठीक ठाक भीड़ भाड़ वहाँ पर होती है, जिसमें महिलाओं की संख्या भी पर्याप्त होती है। उसी क्रम में ये आयोजन किया गया था कि जो ये सरकार का प्रोग्राम है मिशन शक्ति 5.0, इसके संबंधित जो चीज़ें हैं उनको बताई जाएँ। उनको हम लोगों ने बहुत सारे पोस्टर भी दिए, पम्पलेट भी दिए, और जिससे कि ये ठीक ठाक इसका जागरण हो सके और ये लोग इसमें जागरूक बन सकें। और जब ये यहाँ से और अपने परिवार में या मोहल्लों में जाएं तो उसके बारे में बात करें।
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर इलाके से चिंता बढ़ाने वाली खबर। सरकार के शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाने के प्रयासों के बीच शिक्षा दूत कहे जाने वाले स्वयंसेवी शिक्षक नक्सली धमकियों के चलते गुरुकुलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदरराज ने बताया कि सीपीएम के खिलाफ हाल में शुरू किए गए सघन सुरक्षा अभियानों के चलते माओवादियों की गतिविधियां सीमित रहेगी। आईजी सुंदरराज ने साफ किया है कि ऐसे मामलों के जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही शिक्षा दूतों के सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध भी किए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की अलख जलती रहे और जहां एक और सरकार और सुरक्षा नक्सलियों के पीछे धकेलने में लगे हैं, वही समाज के लिए काम कर रहे स्वयंसेवक शिक्षकों की सुरक्षा अब एक नई प्राथमिकता बन गई है। सुनिए। जिस तरीके से सीपी मोदी संगठन के खिलाफ विगत समय में प्रभावी रूप से अभियान संचालित की गई, इसी कारणवश मोदी संगठन भी काफी बैकफुट में है। उनका संख्या बल कम होते जा रहा है, उनका क्षेत्रफल सिमटता जा रहा है। इस प्रकार बौखलाहट के कारण से मोदी संगठन द्वारा निर्दोष ग्रामीण को शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला हमारा वॉलंटियर शिक्षा दूतों को टारगेट करके उनका हत्या करना, प्रताड़ित करना जैसे घटना को अंजाम दे रहा है। ये मोदी संगठन का एक क्रूरता का, उनका एक विकास विरोधी, जन विरोधी चेहरा को उजागर करते हैं। इस प्रकार मोदी संगठन की हरकतों से उनकी ताकत नहीं बल्कि उनकी कमजोरी नजर आते हैं और शिक्षा दूत के खिलाफ जो भी इस प्रकार मोदी द्वारा घटना की गई थे, उन सब कार्यों को शिनाख्त करके उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए हमारा कार्य योजना है और अन्य जितना भी इस प्रकार के वॉलंटियर्स को सुरक्षित रखने के लिए भी हमारा एक विशेष प्रयास रहेगा, क्योंकि मोदी चाहते हैं क्षेत्र में जनता अशिक्षित रहे, जो मुख्यधारा से संपर्क में टूटे रहे। इस प्रकार मोदियों का एक क्रूरता है, उनके एक विकास विरोधी और गैर मानवीय चेहरा है, उसके विरुद्ध में लगातार सुरक्षा बल द्वारा शासन के अनुरूप कार्रवाई जारी रहेगा। मुरादाबाद से सियासी हलचल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सपा सांसद रुचि वीरा ने विधायक इरफान सोलंकी को जमानत मिलने पर खुशी जताते हुए इससे समाजवादी पार्टी के लिए शुभ संकेत बताया। रुचि वीरा ने कहा कि कुछ दिन पहले आजम खान की रिहाई हुई और अब इरफान सोलंकी को जमानत मिली है। उन्होंने कहा कि अब परेशानियों का समस्या खत्म हो गया है और हमारी सरकार बनने का समय आ गया है। साथ ही संसद ने बीजेपी नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता नफरत से भरे बयान देते हैं, एक तरफ संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ कोर्ट के फैसलों की अवमानना करते हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस बयान से प्रदेश की सियासत में एक बार फिर गर्माहट आ गई है। देखिए, मैं धन्यवाद करना चाहूंगी न्यायपालिका का, मुबारकबाद देना चाहूंगी पूर्व विधायक इरफान सोलंकी साहब को, उनके परिवार को और समाजवादी पार्टी को कि अब अभी पिछले दिनों आजम साहब की मतलब रिहा हुए हैं और इरफान सोलंकी साहब भी जेल से बाहर आ गए हैं। बड़ी अच्छी बात है और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे परेशानियों का वक्त खत्म होने वाला है और हमारी सरकार आने वाली है। बीजेपी नेता विनय कटियार का बयान आया, मुसलमानों को अयोध्या छोड़ देनी चाहिए, मस्जिद निर्माण को लेकर पूरा प्रश्न चल रहा है, क्या कुछ? देखिए, ये तो बहुत काले जबान के लोग हैं, हमेशा ही मतलब जली कटी बातें, नफरत की बातें वो लोग करते आए हैं और ये तो बड़े अफसोस की बात है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी की बात करती है, संविधान की बात करती है और एक तरफ कोर्ट के आदेश की अवहेलना की बात करते हैं उनके नेता और उन पर कोई रोक नहीं लगाई जाती, उनको पार्टी से कोई हिदायत नहीं दी जाती कि भाई आप कोर्ट की भी अवमानना कर रहे हैं। नई दिल्ली से बड़ी खबर। सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को रक्षा लेखा विभाग के 278वें स्थापना दिवस पर राष्ट्र को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य लगातार बदल रहा है और ऐसे में हमें नई चुनौतियों से निपटने के लिए तेज और प्रभावी रणनीतियों अपनानी होगी। उन्होंने कहा कि आज ज़रूरत है एक मजबूत और नवोन्मेषी रक्षा इकोसिस्टम की, जिससे हमारी सेना तकनीकी रूप से और अधिक सक्षम हो सके। राजनाथ सिंह ने तेज रक्षा खरीद प्रक्रिया की वकालत करते हुए कहा कि चाहे पूंजीगत खरीद हो या फिर राजस्व आधारित, अब निर्णय लेने में तेजी और पारदर्शिता लाना बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि अब देश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और रक्षा लेखा विभाग इस दिशा में एक अहम भूमिका निभा रहा है। भी अपनी कुछ अपेक्षाएं हैं, हमारी जो आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो मैं रखना चाहता हूं। डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी पहुंच तीनों सर्विसेज के फील्ड लेवल फॉर्मेशन से लेकर हेडक्वार्टर्स लेवल तक है। तीनों सेनाओं की रिक्वायरमेंट्स को आप भली भांति समझते हैं। ऐसे में आप लोग इस बात पर विचार करिए कि जब हमारी तीनों सेनाएं अपनी पूरी क्षमता के साथ ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन की ओर आगे बढ़ रही हैं, तो उसमें डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की क्या भूमिका हो सकती है। और इसके लिए आप सभी हमारी सर्विसेज के साथ बैठकर विचार विमर्श करें और यह देखें कि आप लोग ट्राई सर्विसेज के बीच ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन को कितना फैसिलिटेट कर सकते हैं। यह हमारी ट्राई सर्विसेज के ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन में अच्छे रिजल्ट दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि नेशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बहुत ही डायनेमिक है और इस सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में जरूरतें बहुत तेजी से बदलती हैं और नई जरूरतें भी पैदा होती हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट, चाहे वह कैपिटल प्रोक्योरमेंट हो या रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट हो, वह तेजी से होना चाहिए। और मैंने डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेकर कई सारी मीटिंग्स भी की हैं और नए डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 को भी लॉन्च किया गया है। और यह रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट में तेजी लाने के साथ साथ आत्मनिर्भरता और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी प्रमोट करेगा। साथियों, इसी तरह से कैपिटल प्रोक्योरमेंट में भी तेजी लाने के लिए डीएपी रिव्यू का कार्य तेजी से चल रहा है और कार्य किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि सिर्फ डॉक्यूमेंट में रिवीजन करने से प्रोक्योरमेंट में तेजी नहीं आएगी। इन हम सभी को एक सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। और यह सब बातें मैं यहां इसलिए कह रहा हूं कि पिछले कुछ समय में हमें इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की जरूरत पड़ी है। ऐसे में आप लोग यह देखें और जहां जरूरत हो सर्विसेज और एक्विजिशन विंग के साथ बैठकर विचार विमर्श भी करें और प्रोविजंस को इस प्रकार स्ट्रीमलाइन करें कि आने वाले समय में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की जरूरत ही न पड़े। क्या हो सकता है, आप लोग विचार करिए। मैंने एक विषय आपके सामने रख दिया। साथियों, एक और बात मैं यहां कहना चाहूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे होम टीवी भारत।